welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, and today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. In this book, we have already completed a few chapters before, and currently we are on chapter number 7, that is your landforms and its evolution. We have just started it in the last class. You're not too late. You can go back, watch that video, come back for this one, or if you have already watched it, let's start. So in the last class, we talked about what are landforms, and then very briefly we talked about running water. So if you are in class 11th, I understand that this chapter could be very much fun as well as a little bit difficult to comprehend. So it's very important for you to open your imaginative skills. आप अपनी imagination को जितना broad करोगे, जितना imagine करोगे, उतना आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी. This is more of a photocentric topic. I will try to attach as many as pictures I can, but if you still find some words, some landform जो आपको pictures में नहीं मिला या मैं भूल गई उसको add करना, please search it on Google, type it on Google, and Google will give it to you. So let's start. We very briefly talked about the flow of river, overland flow and linear flow. Today we will be talking about the stage of river. Now, what is the stage of river? Stages of river is the stage, the life, the distance or the way, the process river takes from the point of origin, जहाँ से वो शुरू हुई तब से लेकर जहाँ पर वो फ्लो कर रही है, समुद्र के साथ मिल रही है, इनको हम स्टेजेस बोलते हैं. यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज. एक चीज़ बोल रही हूँ, इसका एज उम्र से रिलेशन नहीं है. मतलब मैं आपसे पूछूं कि जो रिवर कल बनी और जो रिवर 500 साल पहले बनी, तो क्या ये यंग और ओल्ड या मीडियम होगा? नो. इस केस में, स्टेजेस की केस में, हम रिवर की उम्र की बात नहीं करते हैं, हम रिवर के कोर्स की बात करते हैं. यानी कि जो रास्ता, जो पैटर्न, जो तरीका जो उसने फॉलो किया जब वो शुरू हुई सोर्स से, जहाँ से ओरिजिनेट हुई, वहाँ से लेकर जब वो पानी के साथ मिल जाती है, उस रास्ते में वो क्या क्या करती है, कैसे लहराती बहराती, कहीं कभी किधर कहीं जाती, कभी उधर जाती, कैसे इट फ्लोज इन दी ओशन और सी व्हाटएवर. सो लेट्स स्टार्ट. यूथ स्टेज पे. अभी यूथ स्टेज पे क्या है, मतलब अभी रिवर ओरिजिनेट हुई है. आप मान लो अगर ये पूरी एक रिवर है, यू कैन सी इन द पिक्चर, देयर इज अ यूथ स्टेज, देयर इज अ मैच्योर स्टेज एंड देन देयर इज एन ओल्ड स्टेज. यूथ स्टेज में आप देखो जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है. So streams are few during this stage with poor integration and flow over original slopes, showing shallow V-shaped valleys with no floodplains or with very narrow floodplains along trunk streams. इतने भारी वर्ड्स, कोई बात नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई विल एक्सप्लेन यू. इस टाइम पे जो नदी की स्ट्रीम में, ये रिवर की बात करें, रनिंग वाटर, नदी की बात हो रही है. स्ट्रीम्स आर फ्यू, बहुत कम होती हैं. ऐसा नहीं होता, अभी तो नदी निकलना ही शुरू हुई है तो इधर उधर नहीं जाती है, अभी पैदा हुई, धीरे धीरे चीज़ें सीखेगी, फिर इधर उधर भटकेगी. अभी शी इज़ न्यू. पुअर इंटीग्रेशन यानी कि इधर उधर मेल मिलाप ज़्यादा नहीं होता है उसका. फ्लो ओवर, जो उसका ओरिजिनल, उसको रास्ता जहाँ से आसानी से जैसे रास्ता मिल जाता है वैसे वो चली जाती है, ओरिजिनल स्लो. शोइंग शैलो वी शेप. शैलो का मतलब होता है कम गहरा का मतलब बहुत. आप अगर कभी पहाड़ी इलाकों में घूमने गए भी हो तो आपने देखा होगा जो पानी है वो आपको, अगर आप ऊपर से पानी देख रहे हो तो नीचे आपको ज़मीन मिट्टी दिखने लग जाती है. पानी बहुत तेज़ चलता है बट बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, फॉर द सिंपल रीज़न कि यहाँ पे जो डाउनवर्ड इरोजन होती है, यानी कि जो इरोजन, देखो नदी 3 तरीके से इरोजन करेगी. सबसे पहले आप ये समझो, पहली इरोजन करेगी वो आगे की तरफ है, जिसको हम हेडवर्ड इरोजन बोलेंगे. आगे बढ़ रही है तो क्या इरोजन करती हुई जा रही है, ये आपकी हेडवर्ड इरोजन. दूसरी करती है वो साइड्स में, यानी कि एक यहाँ पे और यहाँ पे, जिसको हम लेटरल इरोजन बोलते हैं. दिस साइड और दिस साइड, यहाँ से जाती हुई इधर उधर सब बढ़ती जाती है, ये आपकी लेटरल इरोजन होती है. एक होती है आपकी वर्टिकल इरोजन या फिर नीचे की डाउनवर्ड इरोजन, जिसमें रिवर की गहराई डिसाइड होगी. तो डाउनवर्ड इरोजन में रिवर की डेप्थ, हेडवर्ड इरोजन में रिवर की लेंथ
जितना ज़्यादा हेडवर्ड इरोजन करेगी, जितना ज़्यादा आगे से दबाव डालेगी, उतना लंबा जाएगी। और लेटरल इरोजन यानी कि साइडवर्ड इरोजन से रिवर की विड्थ डिसाइड होती है, यानी कि चौड़ाई डिसाइड होती है। तो स्ट्रीम्स आर वेरी फ्यू। अब हमने देखा कि जो यहाँ पे शैलो वी शेप्ड वैलीज होती हैं, वी शेप की होती हैं पर शैलो होती हैं, यानी कि बहुत गहरी नहीं होती है। फ्लड प्लेन्स नहीं होते। फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम आप गंगा देखो, गंगा के आसपास का जो नदी है, जो जगह है, वो काफ़ी फर्टाइल है। सिंपल सा रीज़न है, कभी कभार जब गंगा खुश हो जाती है तो उधर उधर जाके अपने डिपॉजिट्स डालती है, एलुवियल मिट्टी डालती है, पानी की सोर्स प्रोवाइड करती है। बट यूथ स्टेज में रिवर ऐसी कोई भी हरकत नहीं करती। जहाँ है जो रास्ता लेती है वही लेती है। आसपास के एरियाज में फ्लड्स वगैरह सिचुएशन नहीं। अब आप देखो, जो फ्लड्स आते हैं बिहार में या आपके वेस्ट बंगाल में, वो वहाँ नहीं आते हैं जहाँ से रिवर शुरू हो रही है। वो फ्लड्स आते हैं जहाँ रिवर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है या बीच के स्टेज में होती है वहाँ पे। तो इस केस में यूथ स्टेज में किसी भी तरीके का फ्लड प्लेन नहीं होता है। फ्लड प्लेन का मतलब आसपास के एरियाज में फ्लड नहीं लाते। नो फ्लड प्लेन नहीं होता, या फिर वेरी नैरो, बहुत पतला सा फ्लड प्लेन होता है अलोंग ट्रंक स्ट्रीम्स। अलोंग ट्रंक स्ट्रीम्स का मतलब स्ट्रीम्स के साइड्स में थोड़ा थोड़ा बस आपको बहुत कम फ्लड प्लेन देखने को मिलता है। और स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्शेस, स्वैम्प एंड लेक्स। ये बोल रहे हैं कि जो स्ट्रीम्स जब डिवाइड्स आर ब्रॉड, स्ट्रीम जब जाती है उसके ब्रॉड हैं, फ्लैट होते हैं, विद मार्शेस यानी कि थोड़ा दलदली से, स्वैम्प एरियाज एंड लेक्स। meanders if present develop over these broad upland surfaces। तो अगर meanders होंगे तो वो आपको इधर ही ऊपर के ही अपलैंड सर्फेसिस पे मिल जाएंगे। अपलैंड, अभी इन्होंने जो लास्ट लाइन बोली इसका क्या मतलब है, कभी कभार जैसे अगर समतल एरिया सीधा मिल जाता है तो यहाँ पे स्ट्रीम क्या क्या बना लेती है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, मार्शेस थोड़ी दलदल के इलाके बना देगी, स्वैम्प लेक्स बन जाएंगी इधर उधर। और अगर मियांडर्स होंगे तो वो इस एरिया में आपको मिल जाएंगे। मियांडर्स ऑल्दो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी भी मैं आपको बता देती हूँ, नदी एक ऐसे जा रही थी, आगे जाने के लिए उसको जो पत्थर था वो तोड़ नहीं पाई, बट साइड वाला पत्थर तोड़ दिया। तो साइड वाला पत्थर जब ऐसे जाते जाते साइड का पत्थर तोड़ दिया, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे चली गई। वो जो आप स्टंट मारने के लिए अपनी बाइक को ऐसे ऐसे घुमा के लेके जाते हो, उसी तरीके से रिवर भी जब ऐसे घूम के जाती है तो वो आपकी मियांडर्स फॉर्म करती है। तो अगर कोई मियांडर होगा तो वो इस आपको यूथ स्टेज में मिल जाएगा। These meanders may eventually entrench themselves into uplands। और कभी कभार होता है कि ये जो meanders हैं ये अपने आप को entrench कर लेते हैं, अलग भी कर लेते हैं। मतलब ऐसे जा रहे थे, अब ये आपने जो रास्ता था ये बिल्कुल अलग से कट गया, साइड में रह जाते हैं meanders। These meanders may eventually waterfalls and rapids। waterfalls, वाटर का गिरना, और rapids भी जो आपने देखा होगा, जो वाटरफॉल ऐसे 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 करके जाता है वो रैपिड होता है। तो वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स में एग्जिस्ट वेयर लोकल हार्ड रॉक बॉडीज आर एक्सपोज्ड। जनरली क्या हुआ ना, यहाँ से पानी जा रहा था, नीचे की जो रॉक थी, जो जगह थी, वो काफ़ी सॉफ्ट रॉक थी। तो सॉफ्ट रॉक होने में जब पानी उससे गया तो वो डिग्रेड होती गई, इरोजन होता गया और वो नीचे जाके आपका वाटरफॉल्स बना लेती है, रैपिड्स बना लेती है। पहाड़ी इलाका है ना, अब यहाँ से जा रहा था, नीचे कुछ नहीं है तो वाटरफॉल हो जाता है, गिर जाता है। कभी कभी जो पहाड़ ऐसे टेरेस के फॉर्म में होता है, स्टेयर्स के फॉर्म में होता है, तो वो ऐसे स्टेयर्स के फॉर्म में पानी गिरता है। नेक्स्ट है आपका मैच्योर स्टेज, थोड़ा सा सेकेंड वाला जो स्टेज आया है अब यहाँ पे। इस स्टेज में जो स्ट्रीम्स हैं ये अब काफ़ी इंटीग्रेट हो गई हैं, इनके अंदर की जो इंटीग्रेशन है वो डेवलप हो गई है। वैलीज अभी भी वी शेप हैं, बट पहले से ज़्यादा डीप हो जाएंगी। जो वैलीज थी, जो गहराई थी रिवर के अंदर की, वो अभी भी वी शेप्ड है, बट पहले शैलो थी, अभी डीप होगी। ट्रंक स्ट्रीम्स आर ब्रॉड इनफ टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन्स। यही मैंने चीज़ बोली कि जो स्ट्रीम के साइड का जो एरिया था वो अब इतना ब्रॉड हो गया है, वो इतना चौड़ा हो गया है कि यहाँ पर अब फ्लड प्लेन्स हो सकते हैं। फ्लड प्लेन्स यानी कि यहाँ पे फ्लड प्लेन्स का मतलब नहीं कि यहाँ फ्लड आएगा, पर अगर फ्लड आएगा तो सबसे पहले यहीं पे आएगा। तो ये आपके फ्लड प्लेन्स होते हैं। Within which streams may flow in meanders
कन्फाइंड विद इन दी वैली, यहाँ पे जो है हो सकता है रिवर्स आपकी meanders वगैरह में से फ्लो करें, बट यहाँ पे नए meanders नहीं बनेंगे, नए meanders आपके यूथ। द फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर्न स्ट्रीम एरियाज एंड स्वैम्स, यहाँ पे फ्लैट और ब्रॉड इनर स्ट्रीम्स एरियाज होते हैं, स्वैम्स होते हैं, मार्शेज होते हैं। मार्शेज जो यूथ में आपको मिले थे वो डिसअपियर हो जाते हैं, अब नहीं होते हैं। स्ट्रीम डिवाइड्स टर्न शार्प, जो डिवाइड्स टर्न्स उसके शार्प, जो स्ट्रीम के डिवाइड्स हैं, जो डिविजन हो रहे हैं वो आपको काफ़ी शार्प देखने को मिल जाएंगे। वाटरफॉल्स और रैपिड्स आपको मेच्योर स्टेज पे नहीं मिलेंगे। ओल्डर स्टेज में स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट्स। जेंटल ग्रेडियंट्स यानी कि यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं ओल्ड एज में वो कम होती हैं। जेंटल ग्रेडियंट्स का मतलब जो यहाँ पे जो ये स्लोप्स हैं, जो डिविजन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव दिखते नहीं हैं। स्ट्रीम्स मियांडर फ्रीली का मतलब इधर उधर कहीं भी उनको जहाँ से रास्ता मिलता है, जहाँ से यहाँ से जा रही हैं, वहाँ से जा रही है, मस्त इधर उधर घूमती फिरती जाती हैं। ठीक है, तो यूथ स्टेज में मियांडर्स कम मिलते हैं। यूथ स्टेज में जो मियांडर्स होते हैं वो कम होते हैं, बाय चांस अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हो जाए, वरना मेच्योर और ओल्ड स्टेज में हमको काफ़ी मियांडर्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रीम्स मियांडर फ्रीली, फ्लड प्लेन्स पे नेचुरल लेवीज मिलती हैं आपको। ऑक्सबो लेक्स पढ़ेंगे हम आगे, डोंट वरी। ऑक्सबो लेक्स मिलती हैं। ऑक्सबो लेक्स कुछ नहीं होती, जो मियांडर ऐसे करके ऐसे गया था, अब क्या हुआ, वो रास्ता वापस से नदी को मैनेज कर लिया, नदी ने सीधा काटने के लिए, अब वहाँ पे पानी नहीं जाएगा, तो ये इस तरीके से लेक अलग हो जाती है, इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट, डिवाइड्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, फ्लैट्स होती हैं, लेक्स होंगे, स्वैम्स होंगे, मार्शेज होंगे। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप इज एट और स्लाइटली अबव सी लेवल, यानी कि ज़्यादातर ये जो लैंडस्केप है सी लेवल से बहुत ऊंचा नहीं होता, पास ही होता है। जैसे पहाड़ से जब नदी निकल के आ रही है तो वो उसके बीच में, सी लेवल का मतलब क्या है, इफ दिस इज योर लेवल ऑफ सी, ये एक लेवल है और एक ये लेवल है, तो ये वेरी मच अबव दी सी लेवल है, ये कम है, और बिलो दी सी लेवल यानी कि सी से भी नीचे हो गया, तो ये आपके ओल्ड, यंग, मेच्योर और ओल्ड स्टेज है। यू कैन सी द पिक्चर एंड आप इसे देख सकते हो कि इसमें क्या क्या अलग अलग फीचर्स की हमने बात करी, वाटरफॉल्स की, रैपिड्स की, ग्रेडियंट्स की, लेक्स की, स्वैम्स की, ट्रिब्यूटरीज की, डिवाइड्स की, वैलीज की, फ्लड प्लेन्स की, ऑल ऑफ दिस इज इन द पिक्चर। सो नेक्स्ट इज योर इरोजनल लैंडफॉर्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैलीज के बारे में। तो वैलीज स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स, ये चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी कि बहुत पतली पतली सी जैसे नालियाँ होती हैं, जैसे आपको मान लो नालियाँ हैं आपके घर के बाहर, सबके बाद घर के बाहर होंगी ड्रेन्स, तो वो आपकी रिल्स होती हैं, बहुत पतले पतले से स्ट्रीम्स, यानी कि एक रद्दी ऐसे जा रही थी, पतली सी यहाँ से निकल गई, जब शुरू होती है तो बहुत थोड़ी थोड़ी एरिया में से जाती है, धीरे धीरे करके ये गलीज टाइम के साथ साथ ये और ब्रॉड होती हैं, आसपास होता है ना लेटरल इरोजन, साइड्स में इरोजन करेगी, सब जगह इरोजन करती है, आगे के स्टेजेस में ये आपकी गलीज बन जाती हैं। एंड दिस गली, ये जब गली होती है ये और ज़्यादा जब गहरी होती है तो ये वैली बन जाती है। ये हमने कल पिक्चर कल भी मैंने अटैच करी थी, आज भी आप देख सकते हो। वाइडन एंड लेंथन टू गिव राइज टू वैली, और फिर इसके आगे वैली। डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस एंड शेप्स, many types of valleys like V-shaped valley, gorge, canyon, etc. अब आपका डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस एंड शेप, अलग अलग डायमेंशंस और शेप यानी कि शेप होती है इनकी, एक है वी शेप, एक होती है आई शेप, एक होती है सी शेप, तो इस तरीके के अलग अलग ये जो वैलीज होती हैं ये अलग अलग शेप्स बनाती हैं। इनके जो डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ, ये सब थोड़ी अलग होती है, उस हिसाब से आपकी वी शेप होती है, गॉर्ज होता है, कैनियन होता है। गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज एक डीप वैली है विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड, यानी कि काफ़ी डीप वैली होगी पर जो इसकी साइड्स होती हैं वो काफ़ी स्टीप होती हैं, यानी कि जो नॉर्मल वैली होती है उसकी साइड्स कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। ये तो आपकी वी शेप्ड वैली हो गई, इसकी साइड्स कैसी होंगी, ऐसी होंगी, बहुत एकदम स्टीप साइड्स होती हैं, तो ये आपका गॉर्ज होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो। स्ट्रेट साइड होती है। एंड अ कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स, इसके भी स्टीप स्टेप्स होती हैं, यानी कि ये भी स्टीप है पर यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ऐसे स्टेप्स, स्टेयरकेस टाइप दिख जाएगा। एंड मे बी ये भी गॉर्ज की जितनी गहरी होती है। अ गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ, गॉर्ज जो है उसकी जो चौड़ाई
टॉप पर और बॉटम में हमने देखा। अब देखो ये वी शेप्ड वैली है, इसकी जो चौड़ाई है बॉटम में कम है, टॉप में ज़्यादा है। अभी ये गॉर्ज हो गया तो इसकी जो चौड़ाई है वो ऊपर भी बराबर है, नीचे भी बराबर है, तो इसकी जो विड्थ और टॉप में जो बीच में डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट सेम। A gorge is almost equal in width. In contrast, canyon is wider at its top. Contrast में canyon compared to gorge ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे से थोड़ा ज़्यादा पतला होता है। In fact, a canyon is a variety of gorge. तो आप मान सकते हो canyon जो है वो gorge की variety है। Valley types depend upon type and structure of rocks. अभी जो valley है, gorge बनेगी, वी शेप्ड वैली बनेगी या कैनियन बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रॉक्स किस तरीके की हैं जो उसके नीचे हैं। सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक्स, बहुत हार्ड रॉक है तो जनरली आपकी गॉर्ज वैली बन जाती है। सॉफ्ट रॉक होती है तो वो जो रिवर होती है वो मैनेज कर लेती है टू डिग्रेड, टू इरोड, तो उस हिसाब से अलग अलग रॉक्स किस तरीके की हैं वो डिसाइड करती हैं गॉर्ज बनेगा, कैनियन बनेगा या वैली बनेगी। एग्जाम्पल्स जो कैनियंस कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक। तो जनरली कैनियंस कहाँ बनते हैं? जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, हॉरिजॉन्टली सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इस तरीके की जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अभी इस तरीके से होंगी तो ऊपर से आपको डैमेज करना आसान हो जाएगा, बट ये ऐसे एडजस्टेड होती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टली, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये हॉरिजॉन्टली इनके बीच में होता है, धीरे धीरे करके मटीरियल कटता जाता है, कटता जाता है और आपके कैनियंस बनते जाते हैं। This was your balance. Next is your potholes and plunge pools. जब आप रास्ते में जा रहे थे, बीच में गड्ढा आ गया, आप गिर गए तो मैं क्या करूँ? So that गड्ढा, उसको हम इंग्लिश में पॉट होल बोलते हैं। अब वो पॉट होल आपके रोड पे भी हो सकता है और नदी के बीच में भी हो सकता है। पॉट होल कुछ इस तरीके का दिखता है एंड तो ये आपका पॉट होल है। सो ओवर अ रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स, मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशंस। जब थोड़ा सा रॉकी बेड यानी कि हिल, जब हिल के आसपास नदी जाती है तो वहाँ पे कभी कभार क्या होता है, ऐसे गोल गोल से गड्ढे बन जाते हैं नदी के आसपास, डिप्रेशंस हो जाते हैं स्ट्रीम के इरोजन के कारण। रॉक फ्रैगमेंट्स, एब्रेजन टकरा के यहाँ पे रॉक क्या होता है ना, एक होता है एब्रेशन और एक होता है एट्रिशन। एब्रेशन क्या होता है? मैं यहाँ पड़ी हूँ, मैं नहीं जा हिल रही हूँ, तुम आके मेरे पास आके भिड़ के जा रहे, मुझे हिला के जा रहे हो, कभी इधर हिला के जा रहे हो, कभी उधर हिला के जा रहे हो, इसको एब्रेशन बोलेंगे। इसकी वजह से आप भी टूटोगे, मैं भी टूटूंगी। एट्रिशन, मैं भी हिल रही हूँ, आप भी हिल रहे हो, दोनों मस्त इधर उधर टकराते हुए जा रहे हैं, इसको हम एट्रिशन बोलते हैं। तो एब्रेजन का प्रोसेस, एब्रेजन के प्रोसेस में जो ऑलरेडी ज़मीन थी उसको नदी एब्रेड कर देती है, तो उससे आपके लिए डिप्रेशन, स्पॉट होल्स बन जाते हैं। Aided by abrasion of rock fragments, once a small shallow depression forms, pebbles and boulders get collected in those depressions and get rotated. यहीं पे कभी एक बार गड्ढा बन जाता है तो वहीं पे पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पानी के साथ फिर मूव करते रहते हैं, गोल घूमते रहते हैं। इसकी वजह से जो पॉट होल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, इनके डायमेंशंस बड़े हो जाते हैं। A series of such depressions eventually join and the stream valley gets deepened. और कभी कभार जब ये आपकी जैसे छोटे गड्ढे जब आपस में बड़े होते रहते हैं, मिल जाते हैं तो वैली जो है वो डीप हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्लंज पूल। प्लंज पूल का मतलब क्या होता है? प्लंज मतलब होता है डीप, गहरा। तो प्लंज पूल मतलब क्या है? आपने नॉर्मली भी देखी होगी ये चीज़ घर पे, अगर आपकी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कंटिन्यूसली पानी टप टप गिरता रहता है, तो उस जो बेस होगा ना वहाँ पे एक थोड़ा सा गड्ढा सा बन जाता है, थोड़ा सा डीप हो जाता है। उसी तरीके से जब वाटरफॉल ये यहाँ से, ये मान लो आप यहाँ से पानी गिरेगा आपका नीचे, तो जब पानी इतने फोर्स से ऐसे करके गिरता है, ऐसे करके यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे क्या बन जाता है? आपका प्लंज पूल बन जाता है। आप ऐसे देखिए, यहाँ से पानी आया और यहाँ से गिरा, तो पहले तो ज़मीन ऐसी थी, धीरे धीरे गिर के इसने इरोड कर दी। अब यहाँ पे क्या बन गया? ये प्लंज पूल। तो वाटरफॉल्स के नीचे एट दी फुट ऑफ, यानी कि एकदम बेस पे वाटरफॉल के लार्ज पॉट होल्स, ऐसे ही बड़े से पॉट होल्स बन जाते हैं। काफ़ी डीप होते हैं, काफ़ी वाइड होते हैं, क्योंकि पानी गिरने के इफेक्ट की वजह से। एक तो ये गहरे तो कैसे हुए? क्योंकि पानी गिर रहा है,
गोल कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जो पानी के साथ साथ पत्थर, इट्टी, मिट्टी, गीट जो भी आता है वो सब यहाँ पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और उसको गोल करके एब्रेजन की वजह से गोल बना देता है. सच लार्ज एंड डीप, ये जो लार्ज एंड डीप पॉट होल्स हैं वाटरफॉल्स के बेस पे, इनको हम क्या कहते हैं? प्लंज पूल कहते हैं. इंसाइज्ड और entrenched meanders in streams that flow rapidly over steep gradients. जब steep यानी कि ऐसे जो steep gradients पे जब stream बहुत ज़ोर ज़ोर से चलती हैं, नॉर्मली जो इरोजन होता है वो बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल, यानी कि जो स्ट्रीम जा रही है उसके नीचे बॉटम वाली साइड पे ज़्यादा होता है. ऑल्सो इन केस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम्स, लेटरल इरोजन ऑन द साइड्स ऑफ द वैलीज इज नॉट मच. ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी. अब मैं यहाँ से मैं जा रही हूँ तो क्या होगी, मैं आप जब स्लाइड से नीचे जाते हो तो आप स्लाइड में कभी साइड में गिरते हो? नहीं गिरते हो. कभी झूला झूला, स्लाइड में हमेशा आगे जाते हो. आपका जो हेडवर्ड इरोजन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. तो इस केस में जो रिवर होती है वो अपने साइड्स में लेटरल इरोजन ज़्यादा नहीं करती है. ऑन द साइड्स ऑफ द वैली नॉट मच व्हेन कंपेयर टू द स्ट्रीम्स फ्लोइंग इन द लोअर जेंटल स्ट्रीम्स. तो अगर आप स्टीप सरफेस पे जा रहे हो, ऐसे सरफेस पे जाएगा पानी, तो वो साइड्स में इरोजन नहीं करता, आगे की तरफ उसकी इरोजन ज़्यादा होती है. बट अगर ये स्टीप की जगह फ्लैट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो उसको काफ़ी समय मिल रहा है अपने साइड में भी धक्का मुक्की करते हुए आगे जाने के लिए. सो बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन की वजह से जो स्ट्रीम्स होती हैं फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप्स डेवलप साइनस और मियांडरिंग कोर्सेस. तो क्या करती हैं वो, जब ये स्ट्रीम्स, ऊपर तो लेटरल इरोजन ज़्यादा है नहीं, नीचे आके जहाँ लेटरल इरोजन मिलता है, साइड्स में जाने की, आगे पीछे इधर उधर भटकने की जगह मिलती है, तो ये रिवर्स अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं, मियांडर करने लगती हैं, ऐसे 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 करके. बचपन में आपको रिवर बनाने के लिए बोला जाता था. कोई कभी आप सीधी रिवर बनाते थे? नहीं, आप हमेशा ऐसे करके रिवर बनाते थे, जिसको हम मियांडर्स, इसको हम मियांडर बोलते हैं. इट इज़ कॉमन टू फाइंड मियांडरिंग कोर्सेज ओवर फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन वेयर स्ट्रीम ग्रेडियंट्स आर वेरी जेंटल. तो बहुत कॉमन है टू फाइंड मियांडरिंग कोर्सेज ओवर फ्लड प्लेन्स, यानी कि आपके फ्लड प्लेन्स पे जो जहाँ से रिवर इधर उधर जा सकती है आसानी से, यहाँ पे हमको काफ़ी मियांडर्स मिल जाते हैं, डेल्टा प्लेन्स मिल जाते हैं. बट वेरी डीप एंड वाइड मियांडर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स. कभी कभी जो मियांडर्स होते हैं वो काफ़ी डीप, काफ़ी गहरे, काफ़ी सॉलिड हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मियांडर्स. क्या बोलते हैं? इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मियांडर्स. एक और मियांडर्स हम डिपोजिशन लैंडफॉर्म में भी पढ़ेंगे. ये अभी हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं. सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं. इरोजनल मतलब नदी खराब करते हुए क्या क्या बना रही है, ये हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़े. कल हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, उसमें भी एक मियांडर आएगा. वो क्या काम करता है वो मैं कल बताऊंगी. आज क्या है, ये मियांडर कभी कभार बहुत हार्ड, बहुत ही ज़्यादा इरोजन, इधर उधर से चीज़ें खराब तोड़ फोड़ देता है, जिसकी वजह से आपका इंट्रेंच्ड या फिर इंसाइज्ड मियांडर बनता है. नेक्स्ट है रिवर टेरेसेस. रिवर टेरेसेस कुछ नहीं होता है, जो आपने देखा होगा ना बचपन में पढ़ी है, टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग क्या होती है? आप ऐसे स्टेयर्स में ऐसे ऐसे करके यहाँ फार्मिंग करते हो. उस तरीके से जब रिवर इस टेरेस के बीच में से या साइड में से होती हुई जाती है, उसको हम रिवर टेरेसेस बोलते हैं. आर सरफेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लड या नीचे के एरियाज में बनता है. दे मे बी बेड रॉक सर्फेसेज, नीचे के सर्फेस हो सकते हैं. इनके आसपास ज़रूरी नहीं है कि कोई एलुवियल मिट्टी आपको मिले, एलुवियल टेरेसेस मिले. रिवर टेरेसेस बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ इरोजन, ये भी इरोजन की वजह से होते हैं, पर ये वर्टिकल इरोजन क्या होता है? नीचे डीप इरोजन की वजह से आपको मिलेंगे बाय द स्ट्रीम इनटू इट्स ओन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. उसने ही ये क्या करती है नदी, जो उसने साइड में डिपोजिशन किया हुआ है, उसी में जाके ये बीच में से घुस जाएगी और वर्टिकल इरोजन कर देगी, नीचे से डीप वर्टिकल इरोजन कर देती है फ्लड प्लेन में. देयर कैन बी नंबर ऑफ सच टेरेसेस, डिफरेंट हाइट पे अलग अलग टेरेसेस मिल सकते हैं आपको. द रिवर टेरेसेस में अकर एट सेम एलिवेशन, हो सकता है आपको सेम एलिवेशन पे भी मिल जाए. और जब आपको सेम एलिवेशन मतलब कि हाइट, तो अगर आपको ये जो टेरेसेस हैं ये आपको सारे के सारे सेम हाइट पे मिल जाएं रिवर के इस तरफ, यानी कि ये नदी जा रही है और दोनों तरफ बराबर से टेरेसेस होंगे, तो हम उनको पेयर्ड टेरेसेस भी बोलते हैं. तो दैट्स इट
river terraces, meanders, valleys, potholes, plunge pools, gorge, canyons, old, mature, young, ये सब चीज़ हमने देख ली है about the rivers. So thank you so much for coming, taking out your time, viewing this video. I hope I made it easier for you. If you have any doubts, any problems, any suggestions, please feel free to ask it in the comment section, or you can join my Telegram channel, Progress with Prachi, and take care. Do hit the like button, subscribe the channel if you haven't. Bye bye.